एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बीएससी फाइनल ईयर जूलॉजी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पीसी कल्चर के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। एंड अभी तक हमने एक्वा कल्चर में प्रॉन कल्चर को डिटेल में स्टडी किया, जिसमें हमने स्टडी किया था प्रॉन कल्चर में सम कॉमन कल्चरेबल स्पीसीज ऑफ प्रॉन एंड मैनेज्ड कल्चर ऑफ प्रॉन, डैट मीन्स प्रॉन कल्चर प्रैक्टिसेस एंड बायोलॉजी ऑफ फ्रेश वाटर प्रॉन, मीन्स फ्रेश वाटर प्रॉन की क्या बायोलॉजी है, एंड रिप्रोडक्शन दैट मीन्स ब्रीडिंग एंड हैचिंग ऑफ प्रॉन एंड मेथड्स ऑफ प्रॉन फिशिंग एंड प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्रॉन एंड एक्सपोर्ट ऑफ प्रॉन। हमने इनके बारे में डिटेल में स्टडी किया है। एंड अगर आपको इसके बारे में स्टडी करना हो तो आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप इजीली इस टॉपिक के बारे में स्टडी कर सकते हैं। पीसी कल्चर को डिटेल में स्टडी करने से पहले इसमें हम यह देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम पीसी कल्चर इन बीएससी फाइनल ईयर जूलॉजी, मीन्स पीसी कल्चर से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं बीएससी फाइनल ईयर जूलॉजी में। फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज राइट एंड अकाउंट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फिश कल्चर प्रोग्राम, मीन्स इसमें हमें लिखना है कि किस तरीके से फिश कल्चर प्रोग्राम को मैनेज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज राइट नोट ऑन फिश फार्मिंग इन इंडिया, मीन्स इंडिया में किस तरीके से फ़िश को फॉर्म किया जाता है, मीन्स यहाँ पर इंडिया में फ़िश फार्मिंग का प्रोसेस क्या है, इसके बारे में नोट लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज गिव अकाउंट ऑन इंड्यूस्ड ब्रीडिंग दैट इज हाइपोफाइसेशन इन फिश, मीन्स कुछ फिशेस होते हैं ऐसे जो आर्टिफिशियल मीडियम में नेचुरली ब्रीड नहीं करते, तो उनको हमें ब्रीड कराना पड़ता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इंड्यूस्ड ब्रीडिंग या फिर हाइपोफाइसेशन। तो इसके बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज गिव एन अकाउंट ऑन प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ फिश, मीन्स किस तरीके से फ़िश को प्रिजर्व किया जाता है, इनके बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज गिव एन अकाउंट ऑन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फिश, मीन्स जो फिश होते हैं इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, मीन्स इनका आर्थिक महत्व क्या है, इनके बारे में भी लिखना है। एंड राइट शॉर्ट नोट ऑन बेंचीजॉल, मीन्स बेंचीजॉल के बारे में हमें यहाँ पर शॉर्ट नोट लिखना है। ये अक्सर एग्जाम में वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आते हैं, ये वाला क्वेश्चन। एंड बाकी जितने भी क्वेश्चन हमने बताया फ्रॉम 1 to 5 ये अक्सर एग्जाम में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आते हैं। एंड इस वीडियो में हम कवर करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड, थर्ड एंड इसके बाद दैट इज सिक्स्थ क्वेश्चन दैट इज राइट शॉर्ट नोट ऑन बेंचीजॉल। ये आज वीडियो फर्स्ट पार्ट में रहेगा पीसी कल्चर में। एंड इसके बाद जो वीडियो आएगा पीसी कल्चर में दैट इज़ सेकेंड पार्ट। एंड सेकेंड पार्ट वीडियो में हम कवर करेंगे गिव एन अकाउंट ऑन प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ फिश एंड गिव एन अकाउंट ऑन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फिश। ये अक्सर एग्जाम में बहुत लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आते हैं, तो हमें इनके बारे में स्टडी करना है। तो इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे पीसी कल्चर के बारे में। पीसी कल्चर डैट मीन्स द ब्रीडिंग एंड रियरिंग ऑफ द फिश बाई आर्टिफिशियल मीन्स इज कॉल्ड पीसी कल्चर, मीन्स अगर हम आर्टिफिशियल मीडियम में फिशेस को ब्रीड कराएं एंड उनकी रियरिंग मीन्स उनका अगर हम टेक केयर करें तो उसको हम बोलते हैं पीसी कल्चर। डैट मीन्स फिशेस आर हाईली न्यूट्रिटिव एक्वाटिक गिल ब्रीडर नेथोस्टोमेट वर्टिब्रेट हैविंग ग्रेट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस टू अस एज सोर्स ऑफ फूड, प्रोसेस्ड फूड आइटम, ऑयल, मैन्योर, लेदर, बेट एक्सेट्रा। डैट मीन्स फिशेस में इनका जो न्यूट्रिशन वैल्यू होता है बहुत हाई होता है। एंड ये एक्वाटिक गिल ब्रीडर हैं, दैट मीन्स ये पानी में रहकर वहाँ पर गिल से ब्रीथ करती हैं। एंड नेथोस्टोमेट वर्टिब्रेट मीन्स वर्टिब्रेट को क्लासीफाइड किया गया है 2 में, दैट इज नेथोस्टोमेट एंड एक नेथोस्टोमेट। एंड जो नेथोस्टोमेट में आते हैं उसमें जॉड प्रेजेंट रहते हैं, एंड जो एक नेथोस्टोमेट में आते हैं वो जॉलेस होते हैं। तो जो फिशेस होती हैं वो नेथोस्टोमेट में होते हैं, डैट मीन्स इसमें जॉ रहते हैं। एंड हैविंग ग्रेट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, एंड इनका बहुत आर्थिक महत्व है फिशेस का। टू अस एज सोर्स ऑफ फूड, मीन्स जो फिशेस होते हैं इनसे हमें बहुत सारे फूड मिलते हैं, ये सोर्स हैं फूड का। एंड प्रोसेस्ड फूड आइटम, एंड जो फिशेस होते हैं इनका जो कुछ आइटम होता है उसको प्रोसेस्ड करते हैं, जैसे कि ऑयल में फ़िश का ऑयल बनता है, मैन्योर दैट मीन्स खाद के तौर पर इनका यूज होता है, एंड लेदर की तरह इनका यूज किया जाता है, इनके जो स्किन होते हैं। एंड बेट डैट मीन्स कुछ एनिमल्स होते हैं जिनको खाने के लिए फिशेस की रिक्वायरमेंट होती है, दस रिक्वायर्ड ऑन लार्ज स्केल।
इसी सब रीजन की वजह से यहाँ पर फिशेस की रिक्वायरमेंट बहुत हाई हो गई है। एंड नेचर में अगर कोई भी चीज़ बनी हुई है तो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में बनी हुई है। एंड अगर हम इस तरीके से फिशेस का यूज करते रहें अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिलमेंट करने के लिए, तो एक समय ऐसा आएगा कि जो फिशेस हैं उनकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए उनकी लाइफ को सेव करने के लिए एंड अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिलमेंट करने के लिए इसलिए यहाँ पर फ़िश को कल्चर किया जाता है, जिसको कहते हैं पिसी कल्चर। डैट मीन्स द ब्रीडिंग एंड रियरिंग ऑफ द फिश बाई आर्टिफिशियल मीन्स इज़ नोन एज पिसी कल्चर। टू फुलफिलमेंट of such requirement their managed culture that means scientific culture is essential। that means फिशेस का जो यूज है इनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए यहाँ पर फिश को एक मैनेज तरीके से उनको कल्चर करते हैं। दैट मीन्स साइंटिफिक कल्चर इज एसेंशियल, यह इम्पॉर्टेंट है, नेसेसरी है, जिससे कि यहाँ पर फिशेस की नीड पूरी हो सके। दी पिसी कल्चर डैट मीन्स साइंटिफिक कल्चर ऑफ फिशेस प्रोवाइड्स गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ as small scale industries and employment of millions of people। that means pisciculture एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ दैट मीन्स ये सुनहरा मौका प्रोवाइड कराती है, जिससे क्या होता है कि छोटे से मीन्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जहाँ पर मिलियंस ऑफ पीपल मीन्स कई सारे लोगों को ये रोज़गार मीन्स एम्प्लॉयमेंट मीन्स रोज़गार कराने का काम करती है। डैट मीन्स कई सारे लोगों को ये एक काम करने का अवसर देती है। A culture able fish must be have to following characteristics मीन्स a culture able that means ऐसी फिश जिनको हम कल्चर कर पाएँ मीन्स जो कल्चर करने के योग्य हैं। डैट मीन्स कल्चर एबल ऐसी फ़िश को जिसको हम कल्चर कर सकते हैं उनको बोलेंगे कल्चरेबल फ़िश। एंड उनके पास ये सभी फॉलोइंग फीचर्स होने चाहिए जिस फिश को हम कल्चर करना चाहते हैं। डैट इज फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स डैट इज एबल टू फीड ऑन नेचुरल फूड एज वेल एज आर्टिफिशियल फूड। डैट मीन्स हम ऐसी फ़िश को कल्चर करेंगे जो फीड कर पाए नेचुरल फूड पर भी एंड एज वेल एज आर्टिफिशियल फूड पर भी। नेक्स्ट डैट इज हर्बीवोरस इन नेचर मीन्स वो हर्बीवोरस मीन्स डैट इज शाकाहारी मीन्स वो नेचर में वो हर्बीवोरस होना चाहिए। नहीं तो अगर वो कार्निवोरस रहेगी तो वो दूसरे फिश को भी खा सकती है, उस पर अटैक कर सकती है। बट अगर वो हर्बीवोरस नेचर की रहेगी तो वो दूसरे फिश को पर अटैक नहीं करेगी। नेक्स्ट पॉइंट डैट इज एबल टू टॉलरेट अ सडन चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशन एंड नेचर ऑफ पॉन्ड वाटर मीन्स उसके पास ऐसी फिश जिनके पास थोड़ा सा टॉलरेट करने की क्षमता हो, जैसे कि कहीं पर क्लाइमेटिक कंडीशन में थोड़ी भी चेंज आए मीन्स टेम्परेचर में कहीं थोड़ा चेंज हो गया या फिर पॉन्ड वाटर जो है उसमें उसका नेचर चेंज हो गया अचानक से, तो वो इतनी एबल हो फिश कि वो उसको टॉलरेट कर पाए एंड उसमें वो सेफ रहे मीन्स वो उसमें उस फिशेस का डेथ ना हो पाए। तो इसके लिए ये पॉइंट होना नेसेसरी है। नेक्स्ट डैट इज फास्ट ग्रोइंग एंड अटेन्स अ गुड वेट मीन्स ऐसी फिश को भी कल्चर करना चाहिए जो फास्ट ग्रो मीन्स वो जल्दी ग्रो कर पाए एंड वो ग्रो हो एंड साथ में कोई अच्छा सा वेट गेन कर पाए। एंड नेक्स्ट डैट इज कंज्यूम स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ फूड एंड जो फिश कल्चर कर रहे हैं वो थोड़े से क्वांटिटी में फूड पर कंज्यूम कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट डैट इज रेजिस्टेंट अगेंस्ट डिजीज़ मीन्स कई सारी जो बीमारियाँ होती हैं जो फिशेस को होती हैं उस पर वो रेजिस्ट हो मीन्स उस पर वो डिजीज़ ना हो पाए। नेक्स्ट पॉइंट डैट इज पैलेटेबल इन टेस्ट न्यूट्रिटिव एंड प्रोलिफिक ब्रीडर। डैट मीन्स ऐसी फिश को कल्चर करना चाहिए जिसका टेस्ट पैलेटेबल डैट मीन्स टेस्टी हो एंड न्यूट्रिटिव जिसमें उसका डाइट जो है वो बहुत हाईली न्यूट्रिशन हो उसमें एंड प्रोलिफिक ब्रीडर दैट मीन्स वो उसमें उसका फर्टिलिटी के चांसेस बहुत हाई हो। दैट मीन्स ये सभी करेक्टर होना चाहिए जिस फिशेस को हम यहाँ पर कल्चर करना चाहते हैं। ये सभी पॉइंट होना वहाँ पर नेसेसरी है। अगर ये सभी पॉइंट रहेंगे तो हम अच्छी तरीके से फिशेस को कल्चर कर पाएंगे अगर ये सब पॉइंट वहाँ पर प्रेजेंट हैं तो। नेक्स्ट डैट इज कल्चरेबल फिशेस ऑफ इंडिया डैट मीन्स इंडिया में किस टाइप की फ़िश को कल्चर किया जाता है। इन इंडिया फॉलोइंग काइंड्स ऑफ फिशेस आर कल्चर्ड इन फिश फॉर्म्स मीन्स इंडिया में भारत में फ़िश फॉर्म में इस टाइप की फिशेस को कल्चर किया जाता है। फर्स्ट डैट इज इंडिजिनस फ्रेश वाटर फिशेस डैट मीन्स हमारी इंडिया की ये सभी फिशेस हैं। दीज आर कटला जिसको इंडियन कार्प बोलते हैं, कॉमन सिरहाइनस, मृगैला,
जिसको कॉमन में मृगैला बोलते हैं, एंड सिरहानस रिवा, लेबियो रोहिता जिसको कॉमन में रोहू बोलते हैं, एंड लेबियोगोनियस इसेक्ट्रा, ये सभी यहाँ पर इंडिया की मीन्स ये नेटिव फिशेस हैं। सेकेंड, डैट इज एग्जॉटिक फिशेस, फिश वैरायटी इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्री फॉर कल्चर पर्पज, मीन्स ऐसी फिशेस जिनको कल्चर करने के लिए दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करा जाए, ऐसी वैरायटी को फिश को बोलेंगे एग्जॉटिक फिशेस। दीज आर फर्स्ट डैट इज़ चाइनीज कार्प, जिसका जूलॉजिकल नेम है हाइपोथैलमिक्थियस मोलिट्रिक्स, जिसको चाइना से इंपोर्ट किया गया है। नेक्स्ट डैट इज कॉमन कार्प, डैट इज साइप्रिनस कार्पियो, जिसको यूरोप से इंपोर्ट किया गया है। नेक्स्ट डैट इज क्रूसियन कार्प, डैट इज कैरासियस एंड ये भी यूरोपियन कार्प है। एंड नेक्स्ट डैट इज साल्ट वाटर फिशेस एक्लीमेटाइज्ड इन फ्रेश वाटर। एक्लीमेटाइज्ड मीन्स एडजस्टमेंट, मीन्स यहाँ पर जो साल्ट वाटर फिशेस हैं उनको एडजस्ट किया गया है फ्रेश वाटर में। मुलेट्स डैट इज मुगिल स्पीसीज, मिल्क फिश डैट इज चेनॉच स्पीसीज, एंड फ्लैश फिशेस मीन्स इन सभी फिशेस को जो साल्ट वाटर फिशेस हैं लेकिन इनको एडजस्टमेंट किया गया है फ्रेश वाटर में। एंड यहाँ पर कार्प मीन्स है ऐसी फिशेस जिनकी बॉडी से हमें ऑयल मिलती है, उस फिश को हम बोलते हैं कार्प फिश। एंड ये एक तरीके से ऑयली फिश है जिसमें फ़ैट की मात्रा मीन्स फ़ैट का अमाउंट बहुत हाई होता है, जो कि एग्जॉटिक फिशेस में ये बहुत आती हैं। नेक्स्ट डैट इज मैनेजमेंट ऑफ फिश कल्चर, मीन्स हम किस तरीके से फ़िश कल्चर को मैनेज करते हैं, या फिर मैनेज्ड फिश फार्मिंग, किस तरीके से हम फिश फार्मिंग में इसको मैनेज करते हैं। डैट इज फिश कल्चर इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस एंड प्योरली टेक्निकल एंड साइंटिफिक, मीन्स फिश कल्चर एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, डैट मीन्स ये बहुत हार्ड प्रोसेस है, बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। एंड एक तरीके से यह प्योरली टेक्निकल, जिसमें हमें टेक्निक का यूज करना रहता है, एंड साइंटिफिक प्रोसेस जिसमें हमें इसका रेन, टेम्परेचर, फिजियोकेमिकल फैक्टर्स ये सभी को अगर हमें स्टडी करना है तो एक तरीके से ये साइंटिफिक फैक्टर है जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर फिश को कल्चर करते हैं। अ नंबर ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लाइक रेन, टेम्परेचर, फिजियोकेमिकल फैक्टर्स एंड इंडोक्राइन सिक्रेशन इफेक्ट दी फिश कल्चर प्रोग्राम। डैट मीन्स अगर हम फिश कल्चर को कर रहे हैं, उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो फिश कल्चर प्रोग्राम को इफ़ेक्ट करेंगे, डैट इज रेन इफ़ेक्ट करेगा, टेम्परेचर, फिजियोकेमिकल फैक्टर्स एंड इंडोक्राइन सिक्रेशंस जो फिश कल्चर प्रोग्राम को इफ़ेक्ट करेंगे। यहाँ पर इंडोक्राइन सिक्रेशन से मीन है कि जो पिट्यूटरी से जिस हार्मोन का रिलीज होता है, डैट मीन्स FSH एंड यहाँ पर LH, इन सब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो यहाँ पर इफ़ेक्ट करेंगे फिश कल्चर प्रोग्राम को। एंड रेन प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल as the culturable fish like carps spawn mostly after heavy rains in the month of July, मीन्स यहाँ पर अगर हम कार्प फिश को कल्चर कर रहे हैं तो यहाँ पर रेन का होना मीन्स बारिश का होना एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कि यहाँ पर जब हेवी रेन्स हो जाते हैं तो उसके बाद जो कार्प फिशेस होती हैं वो बारिश के बाद मीन्स हेवी रेन्स के बाद इन द मंथ ऑफ जुलाई तब वो स्पॉन करती हैं, डैट मीन्स तब वो एक को रिलीज करती हैं। मीन्स अगर यहाँ पर कार्प फिश को कल्चर कर रहे हैं तो यहाँ पर रेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगा। मीन्स हेवी रेन के बाद यहाँ पर कार्प स्पॉन करेगी, कार्प एक को रिलीज करेगी, डैट मीन्स अंडे को देगी। ड्यूरिंग रेनी सीजन देयर इज अ सडन ड्रॉप ऑफ हाई टेम्परेचर फॉलोइंग रेन्स विच स्टिमुलेट्स फिश स्पॉनिंग, मीन्स रेनी सीजन के दौरान यहाँ पर टेम्परेचर में मीन्स हाई टेम्परेचर में अचानक से ड्रॉप आएगा और जो कि ये स्टिमुलेट करेगा फिश को स्पॉन करने में। दी पिट्यूटरी सिक्रेशंस आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन इंड्यूसिंग दी कार्प्स टू स्पॉन, मीन्स यहाँ पर पिट्यूटरी सिक्रेशन से मतलब है FSH डैट मीन्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH डैट मीन्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो यहाँ पर पिट्यूटरी का सिक्रेशन हो रहा है ये इम्पॉर्टेंट रोल करता है कार्प फिशेस को स्पॉन करने में। फॉर लार्ज स्केल एंड सक्सेसफुल फिश फार्मिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉन्ड्स आर रिक्वायर्ड, मीन्स अगर हमें लार्ज स्केल में फ़िश को फॉर्म करना है तो उसके लिए बहुत सारे पॉन्ड्स रिक्वायर्ड होंगे जिसकी हेल्प से हम फिश को फॉर्म करेंगे। डैट मीन्स दीज आर ब्रीडिंग पॉन्ड्स, हैचिंग पॉन्ड, नर्सरी पॉन्ड, रियरिंग पॉन्ड,
स्टॉकिंग पॉन्ड एंड मार्केटिंग पॉन्ड। यहाँ पर ब्रीडिंग पॉन्ड से मतलब यह है कि मेल जिससे हमें स्पर्म मिल रहे हैं एंड जो फीमेल है जो एक को रिलीज करेगी वहाँ पर उनको हम ब्रीड कराएंगे। एंड हैचिंग पॉन्ड मीन्स जहाँ पर एक हैच होगा, मीन्स जहाँ पर अंडा फूटेगा और जिससे जो यंग निकलेगा उस एग से उसको बोलेंगे फ्राई। एंड नर्सरी पॉन्ड मीन्स जब फ्राई जो एक हैच हुआ, एक हैच होने से जो यंग निकला उससे उसको बोले फ्राई। एंड जब ग्रोथ होगा मीन्स जो फ्राई होगी उसमें जब ग्रोथ होगा तो ग्रोथ होकर उसमें फॉर्म होगा फिंगर लिम्प, तो उस फिश को बोलेंगे फिंगर लिम्प। एंड नेक्स्ट डैट इज रियरिंग पॉन्ड। रियरिंग पॉन्ड जहाँ पर वो फिंगर लिम्प है वो उनका वहाँ पर टेक केयर होगा जहाँ पर वो रियर करेंगे। एंड नेक्स्ट डैट इज स्टॉकिंग पॉन्ड। स्टॉकिंग पॉन्ड मीन्स फिश को ग्रोथ होने के लिए बड़ा सा पॉन्ड की नेसेसरी होता है जिसको बोलेंगे स्टॉकिंग पॉन्ड। एंड नेक्स्ट पॉन्ड डैट इज मार्केटिंग पॉन्ड, जिसमें स्टॉकिंग पॉन्ड में से जो फिशेस का ग्रोथ हो जाएगा, जिसका लेंथ और वेट बहुत गेन हो जाएगा, उस फिश को हम मार्केटिंग पॉन्ड में ट्रांसफ़र कर देंगे एंड उनको मार्केट में ले जाकर सेल करेंगे। A general layout of a typical fish farm are as follows। मीन्स अगर हमें फ़िश को कल्चर करना है तो उसके लिए जो फ़िश फार्म होता है या इसका इमेज है, मीन्स एक जो कॉमन फ़िश फार्म होगा उसमें ये सभी चीज़ें रहेंगी। तो इसमें मेन सबसे पहले तो इसमें है स्टॉकिंग पॉन्ड, जहाँ पर फिशेस को स्टॉक करा जाता है, जहाँ पर फिश को प्रॉपर ग्रोथ होने के लिए यहाँ पर उनको रखा जाता है। एंड इसमें जो स्टॉकिंग पॉन्ड है ये बहुत बड़ा पॉन्ड होता है। एंड स्टॉकिंग पॉन्ड के साइड में ये है बाउंड्री एंड ये है रोड, जिसकी हेल्प से यहाँ पर आकर इन फिशेस को देखते हैं। तो अगर हमें फ़िश फार्मिंग करनी है तो उसके लिए हम सबसे पहले एक बड़ा सा एरिया देखेंगे, मीन्स एक बड़ा सा खाली एरिया देखेंगे। एंड वहाँ पर हम सबसे पहले तो वहाँ पर देखेंगे कि हम यहाँ पर कहाँ कहाँ पर पॉन्ड का फॉर्मेशन कर पाएंगे। तो इसमें जो बीच ये पॉन्ड है ये है स्टॉकिंग पॉन्ड। स्टॉकिंग पॉन्ड सबसे बड़ा पॉन्ड होता है जिसमें फिश को रखा जाता है ग्रोथ करने के लिए। ये एक बहुत बड़ा सा पॉन्ड होता है। एंड इस पॉन्ड के साइड में जो ये एरिया है यहाँ पर इसकी बाउंड्री की गई है स्टॉकिंग पॉन्ड का। एंड ये रोड है जिसकी हेल्प से यहाँ पर फिशेस को देखते हैं आकर। एंड इसके साइड में ये है यहाँ पर इनलेट जहाँ से वाटर आ रहा है। एंड यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एरिया होंगे जिससे वाटर आउटलेट होगा, मीन्स वहाँ से वाटर मूव होगा। डैट मीन्स यहाँ पर स्टॉकिंग पॉन्ड के साइड में ये एक पॉन्ड है जिसमें ब्रीडिंग पॉन्ड वाली फिशेस रखी जाएंगी। एंड इस पॉन्ड में रियरिंग पॉन्ड है जिसमें जो फिश को रियर करना है ऐसी फिशेस यहाँ पर रहेंगी। एंड ये पॉन्ड है हैचिंग पॉन्ड, जहाँ पर एक को रखा जाएगा हैच करने के लिए। एंड साइड में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पॉन्ड हैं, ये सभी पॉन्ड हैं। एंड इस सभी पॉन्ड में जैसे कि किसी पॉन्ड को बना लेंगे नर्सरी पॉन्ड, किसी को रियरिंग पॉन्ड, किसी को मार्केटिंग पॉन्ड, ऐसे डिफरेंट टाइप के पॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं स्टॉकिंग पॉन्ड के साइड, जिसकी हेल्प से यहाँ पर फिश फार्मिंग की प्रैक्टिसेस करते हैं। मीन्स यहाँ पर अगर ये सभी पॉन्ड हैं, मीन्स अगर हमें फ़िश कल्चर करना है, मीन्स पिसी कल्चर के लिए यहाँ पर बहुत सारे पॉन्ड का रिक्वायरमेंट होता है, जिसमें अलग अलग स्टेज में इनको यहाँ पर इस पॉन्ड से मतलब यहाँ पर ट्रांसफ़र करते रहते हैं, तभी यहाँ पर सक्सेसफुल फ़िश फार्मिंग हो सकती है। एंड यहाँ पर ये इनलेट हो रहा है, मीन्स यहाँ पर वाटर की एंट्री होगी इस स्टॉकिंग पॉन्ड में। एंड इस सभी पॉन्ड में भी वाटर की एंट्री होती है। एंड पॉन्ड में अगर बहुत सारे वाटर्स हो गए हैं, मीन्स अगर हाई अमाउंट में वाटर हो गए, कभी रेन हुआ, बहुत सारे पानी आ गए, तो फिशेस को बहुत सारे वाटर से भी खतरा हो सकता है। तो इसके लिए यहाँ पर आउटलेट का भी फॉर्मेशन हुआ है, जिसकी हेल्प से यहाँ पर अगर अननेसेसरी वाटर हो गए हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में वाटर कलेक्ट हो गए हैं, तो उनको इससे रिमूव करते हैं। एंड यहाँ पर छोटा सा होम है जिसकी हेल्प से यहाँ पर रहते हैं। एंड वहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो फ़िश फार्म मीन्स यहाँ पर जो पिसी कल्चर जो प्रैक्टिस हो रहा है वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं। एंड यहाँ पर उनका टेक केयर मीन्स उनका ध्यान भी रखते हैं फिशेस का। यह इमेज है अ जनरल लेआउट ऑफ फिश फार्म। एंड अभी हम इस इमेज के बारे में स्टडी करेंगे। टू कंस्ट्रक्ट अ फिश फार्म, सिलेक्शन ऑफ साइट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर विच टोपोग्राफी ऑफ द selected site determines the number and kinds of pond to be constructed। That means अगर हमें फिश फॉर्म को कंस्ट्रक्ट करना है तो हमें ऐसे साइट का चूज़ करना चाहिए जहाँ पर एरिया थोड़ा सा फ्लैट में हो एंड थोड़ा सा स्लोपी एरिया हो,
जिसकी हेल्प से वहाँ पर पॉन्ड का फॉर्मेशन कर पाएँ। स्लोपी मीन्स थोड़ा सा ढलान जैसा एरिया हो जहाँ पर वहाँ पर पॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर पाएँ। एंड यहाँ पर जब एरिया को चूज़ कर रहे हैं तो ऐसा एरिया देखें कि जहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ पॉन्ड मीन्स यहाँ पर बहुत सारे पॉन्ड्स का नेसेसरी होता है बनाना, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉन्ड्स आसानी से एक ही प्लेस पर आसानी से बन जाए। सॉइल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल विथ रिगार्ड टू दी फर्टिलिटी ऑफ फिश पॉन्ड। मीन्स यहाँ पर जो फिश पॉन्ड है जिसमें हम फिश को कल्चर कर रहे हैं वो हर्बीवोरस फिश हैं, तो हमें ऐसा एरिया चूज़ करना चाहिए जहाँ पर जो सॉइल है उसका फर्टिलिटी एरिया मीन्स फर्टिलिटी बहुत हाई में हो। एंड द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर ऑल्सो इफेक्ट फिश फार्मिंग प्रैक्टिसेस। मीन्स जो वाटर की क्वालिटी है एंड वाटर की क्वांटिटी मीन्स अमाउंट, ये भी फिश फार्मिंग प्रैक्टिसेस को इफ़ेक्ट करती हैं। एंड आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ फिश पॉन्ड्स द मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फिश फार्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मीन्स फिश पॉन्ड को कंस्ट्रक्ट करने के बाद मीन्स उसको बनाने के बाद वहाँ पर जो फिश फार्म है उसका वहाँ पर मेंटेनेंस करने की रिक्वायरमेंट होता है एंड उसको मैनेजमेंट करने का भी रिक्वायरमेंट होता है। दी डिफरेंट इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ फिश फार्मिंग दैट इज पिसीकल्चर प्रैक्टिसेस आर। डैट मीन्स यहाँ पर डिफरेंट काइंड की इम्पॉर्टेंट इवेंट्स आएंगे जिसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर पिसीकल्चर की प्रैक्टिसेस होती हैं। फर्स्ट इवेंट डैट इज ब्रीडिंग। द ब्रीडिंग इज़ द इनिशियल स्टेप ऑफ फिश फार्मिंग विच इंक्लूडेड selection of breeders that is male fish and female fish, their care and transfer into breeding ponds. That means इसमें इनिशियल स्टेप यह है कि मीन्स इसमें फर्स्ट स्टेप यह है कि अगर हमें पिसी कल्चर का प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए हम ब्रीडिंग मीन्स उसके लिए हम ऐसी फिशेस का चूज़ करें जिनसे हमें ब्रीड करवाना है। डैट इज़ मेल फिश एंड फीमेल फिश, ऐसी फ़िश को चूज़ करें जिनसे हमें ब्रीड करवाना है एंड उनकी केयर करें एंड उनको हम ब्रीडिंग पॉन्ड में ट्रांसफ़र कर दें। सम फिशेस ब्रीड्स नेचुरली वाइल सम अदर्स आर इंड्यूस्ड फॉर ब्रीडिंग बाय हाइपोफाइसेशन। मीन्स बहुत सारी फिशेस होंगी जो नेचुरली मीन्स वो अपने आप ही ब्रीड कर लेंगी, बट कुछ ऐसी फिशेस होंगी जो आर्टिफिशियल मीडियम में वहाँ पर अपने आप ब्रीड नहीं करेंगी, तो उनको यहाँ पर ब्रीड कराया जाता है विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स। मीन्स उनको हम हार्मोन्स प्रोवाइड कराएंगे एंड उसकी हेल्प से यहाँ पर उनको फोर्स किया जाएगा, वहाँ पर उनको इंड्यूस्ड किया जाएगा जिससे वो ब्रीड कर पाएँ। एंड इंड्यूस्ड ब्रीडिंग का ही दूसरा नेम है हाइपोफाइसेशन। एंड एग्जाम में अक्सर हाइपोफाइसेशन अलग से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आते हैं, तो इसमें हम हाइपोफाइसेशन को भी कवर करेंगे। फर्स्ट ब्रीडिंग डैट इज नेचुरल ब्रीडिंग। दिस टाइप ऑफ ब्रीडिंग अकर्स इन certain special type of tanks called breeding ponds or band naturally under physiological control of breeders. That means ऐसा ब्रीडिंग जो अपने आप से मीन्स वो नेचुरली हो जाए जिसको हमें फोर्स करने की रिक्वायरमेंट ना हो, तो उस ब्रीडिंग को बोलते हैं नेचुरल ब्रीडिंग। एंड यहाँ पर हमें नेचुरल ब्रीडिंग करवाने के लिए स्पेशल टाइप ऑफ टैंक्स का रिक्वायरमेंट होता है, दैट इज ब्रीडिंग पॉन्ड्स, जिसको भी हमने स्ट्रक्चर में स्टडी किया था ब्रीडिंग पॉन्ड्स, जिनको हम बंद भी बोलते हैं। एंड ये नेचुरली होते हैं अंडर फिजियोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ ब्रीडर्स। इन बंगाल, यूपी, एमपी, बिहार एक्सेट्रा 2 different kinds of natural bunds are in practices which are, that means बंगाल, यूपी, एमपी एंड बिहार साइड में वहाँ पर 2 डिफरेंट काइंड के नेचुरल बंड्स का यूज किया जाता है, जैसे कि वेट बंद एंड ड्राई बंद। फर्स्ट नेचुरल ब्रीडिंग पॉन्ड डेट इज वेट बंद। बंद कंटेन वाटर थ्रू आउट ईयर, मीन्स ये ऐसा पॉन्ड है जिसमें पानी पूरे साल रहता है। बाउंडेड ऑन 3 साइड बाई आर्टिफिशियल एम्बैंकमेंट एंड रिमेनिंग 4th साइड हैज़ अ स्लोपिंग ग्राउंड टुवर्ड्स पॉन्ड। यहाँ पर एम्बैंकमेंट मीन्स यह है कि 3 साइड से इस तरीके से यहाँ पर वॉल्स घिरे रहेंगे एंड जो यहाँ का 4th साइड है वो थोड़ा स्लोपी टाइप का रहेगा टुवर्ड्स पॉन्ड। एंड द स्लोप इज़ कॉल्ड ढाल, एंड जो यहाँ पर स्लोप है उसको बोलेंगे ढाल। एंड द इनलेट इज़ फॉर्म्ड एट हायर लेवल एंड आउटलेट एट ढाल। जो इसमें इनलेट मीन्स जो पानी जहाँ से आ रहा है, एंट्री हो रही वाटर की, उसको बोलेंगे इनलेट। एंड जो इनलेट होगा वो हायर लेवल पर रहेगा, मीन्स एम्बैंकमेंट साइड पर रहेगा हायर लेवल पर। एंड जिसमें आउटलेट रहेगा वो 4th साइड जो ढाल है, ढाल के साइड इसमें आउटलेट होगा, मीन्स यहाँ से वाटर बाहर की तरफ जाएगा
द फ्लो ऑफ वाटर इज़ कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ बम्बू फेंसिंग। एंड यहाँ पर वाटर की फ्लो को कंट्रोल किया जाता है बम्बू फेंसिंग की हेल्प से। सेकेंड टाइप ऑफ नेचुरल ब्रीडिंग पॉन्ड्स डैट इज़ ड्राई बंद। दीज आर सीजनल मीन्स यह सीजनल पॉन्ड है। सैलो मीन्स छिछला पॉन्ड एंड फिल्ड विथ वाटर इन अ पर्टिकुलर सीजन यूजुअली इन मानसून। मीन्स ड्राई बंद एक ऐसा बंद है जिसमें वाटर मानसून के सीजन में यहाँ पर वाटर को फिल किया जाता है इस पॉन्ड को। इन मानसून पीरियड these ponds are filled with water but after monsoon period the ponds dry up after a month। मीन्स इस बंद में क्या होगा कि मानसून सीजन में यहाँ पर पॉन्ड्स को फिल किया जाएगा, बट जब मानसून सीजन ख़त्म हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर आफ्टर अ मंथ मीन्स एक मंथ के बाद इस पॉन्ड को ड्राई कर दिया जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ ब्रीडिंग that is induced breeding, that is hypophyseation। The fish like Chinese carp, catfishes, mullets, milkfish etc. do not commonly breeds in ponds। That means ऐसी फिशेस जो पॉन्ड्स पर नेचुरल ब्रीडिंग नहीं कर रही, मीन्स वो अपने आप ब्रीड नहीं कर रही हैं, जैसे कि चाइनीज कार्प, कैटफिशेस, मुलेट्स, मिल्कफिश, ये सभी नेचुरल ब्रीडिंग नहीं करती हैं, तो इनको हमें फोर्स करना पड़ता है, इनको इंड्यूस्ड करना पड़ता है जिससे ये ब्रीडिंग करें। Therefore induced for proper breeding by the technique hypophyseation। एंड उस टेक्निक को बोलेंगे मीन्स इंड्यूस्ड ब्रीडिंग करने की जो टेक्निक को बोलेंगे हम hypophyseation। द फर्स्ट सक्सेसफुल इंड्यूस्ड ब्रीडिंग बाय hypophyseation of Indian major carp Sirhinus mrigella was brought about by Chaudhary and Ali Kunhi in 1957। मीन्स फर्स्ट टाइम मीन्स पहली बार हाइपोफाइसेशन टेक्निक का यूज किया था इंड्यूस्ड ब्रीडिंग के लिए, वो थे चौधरी एंड अली कुन्नी ने किया था हाइपोफाइसेशन की टेक्निक का यूज। एंड इसका यूज किया था इन्होंने इंडियन मेजर कार्प जिसको बोलेंगे सिराइनस मृगैला, जिस पर उन्होंने चौधरी एंड अली कुन्नी ने 1957 में इस फिश पर यूज किया था हाइपोफाइसेशन। एंड यह टेक्निक बहुत हेल्पफुल हुई थी जिससे यहाँ पर इंड्यूस्ड ब्रीडिंग होती है। The induced breeding is highly reliable techniques to re-establish the declining natural stock as well as to meet the raising demand of seeds to the farmer। That means यहाँ पर जो ये induced breeding that means hypophyseation जो टेक्निक है यह एक बहुत हेल्पफुल मीन्स रिलायबल मीन्स बहुत उपयुक्त एंड साथ साथ में यह एक तरीके से री-एस्टेब्लिश टेक्निक है जिसकी हेल्प से यहाँ पर जो फिशेस की डिमांड है बहुत हाई हो रही है। एंड अगर वो ब्रीड नहीं करेंगे तो फिशेस का काउंटिंग भी बहुत लो हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो यहाँ पर उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए ये हाइपोफाइसेशन टेक्निक बहुत अच्छा टेक्निक है जिसकी हेल्प से यहाँ पर ब्रीडिंग होती है। एंड हियर सीड मीन्स अ वेरी यंग फिश मीन्स सबसे यंग जो फिश होगी उसको रिफ़र करा जाएगा यहाँ पर सीड। एंड इस तरीके से हाइपोफाइसेशन की हेल्प से यहाँ पर जो नीड है उसको ये कंप्लीट कर रही है फिश की नीड को। The induced breeding by hypophyseation included following important events। That means अगर हमें यहाँ पर induced breeding कराना है वो भी hypophyseation की हेल्प से, तो यहाँ पर कुछ important events हैं। फर्स्ट that is selection of breeders। इसमें फर्स्ट स्टेप यह है कि हमें ब्रीडर्स को सिलेक्ट करना है जिसको हमें यहाँ पर ब्रीड कराना है, जिससे हमें स्पर्म को कलेक्ट करना है, जिससे एग को कलेक्ट करना है, उसको पहले हम यहाँ पर उस ब्रीडर को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। यूजुअली 2 to 3 years old healthy male and female are selected for spawning purpose and carry them to the fish farm। मीन्स यहाँ पर अगर हम ब्रीडर्स को चूज़ कर रहे हैं तो हम ऐसे फिश को चूज़ करेंगे, ऐसे मेल एंड फीमेल फिश को चूज़ करेंगे जो 2 to 3 years के ओल्ड हों और हेल्दी हों। चूज़ फॉर स्पॉनिंग एंड स्पॉनिंग मीन्स फॉर एग कलेक्शन मीन्स एग को लेने के लिए, एग को पाने के लिए यहाँ पर हम ऐसे फिशेस का चूज़ करेंगे। एंड कैरी देम टू दी फिश फॉर्म एंड इनको हम फिश फॉर्म पर ले जाएंगे। सेकेंड स्टेप सेकेंड इवेंट्स डैट इज़ डिसइंफेक्शन ऑफ ब्रीडर्स मीन्स जो ब्रीडर्स हैं मेल एंड फीमेल फिशेस इनको हम डिसइंफेक्ट करेंगे। दी ब्रीडर्स शुड बी ट्रीटेड विथ पोटेशियम पर मैग्नेट सोल्यूशन फॉलोड बाय फॉर्मेलिन एंड एक्रीफ्लैविन ट्रीटमेंट। मीन्स यहाँ पर जो ब्रीडर्स हैं मीन्स जो यहाँ पर मेल एंड फीमेल फिशेस हैं इनको हम जब फिश फॉर्म में ले गए हैं तो इनको हम जो है डिसइंफेक्ट करेंगे एंड डिसइंफेक्ट करेंगे और इसको फॉलोड करेंगे बाई फॉर्मेलिन एंड एक्रीफ्लैविन ट्रीटमेंट से। ये सभी बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज करे जाते हैं। तो इसमें फर्स्ट स्टेप था
selection of breeder, and second disinfection of breeders. नेक्स्ट थर्ड स्टेप दैट इज प्रिपरेशन ऑफ ग्लैंड सस्पेंसन। यहाँ पर हमें ग्लैंड सस्पेंसन से हम इन्हें कि जो यहाँ पर फिशेस में जो पिट्यूटरी ग्लैंड हैं जिससे FSH एंड यहाँ पर LH सिक्रीट होते हैं, हमें उनका पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट कलेक्ट करना है, उनको प्रिपेयर करना है, जिससे जो हमने यहाँ पर डिसइंफेक्ट ब्रीडर्स जिनको भी जो ऐसे ब्रीडर्स जिनको भी हमने डिसइंफेक्ट किया था उनके अंदर हम यही पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट को इंसर्ट करेंगे, उनको इंजेक्ट करेंगे। दी हार्मोन FSH that means follicle stimulating hormone and LH that is luteinizing hormone. Hormone induced spermatogenesis in male and oogenesis in female. मीन्स इसमें जो FSH है एंड LH है ये हार्मोन इंड्यूस्ड करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में एंड oogenesis फीमेल में। आर सिक्रेटेड बाई पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कौन सिक्रेट कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड इसे सिक्रेट करेगा। विच आर फाउंड अटैच ऑन दी वेंट्रल साइड ऑफ द ब्रेन नियर ऑप्टिक कियास्मा। मीन्स ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो फिश है, फिश के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये अटैच है ब्रेन के वेंट्रल साइड पर नियर ऑप्टिक कियास्मा एंड दीज ग्लैंड्स आर कलेक्टेड फ्रॉम फुली राइप ग्रेविड फिश मंथ बिफोर दी मानसून। डैट मीन्स हम यह पिट्यूटरी ग्लैंड जिस फिश से कलेक्ट करेंगे मीन्स ऐसी फिश से कलेक्ट करेंगे जो फिश राइप ग्रेविड फिश मीन्स ऐसी फिश जो सेक्सुअली मैच्योर हो एंड उनका जो पिट्यूटरी है वो एक्टिव हो और वो गैमीट्स का फॉर्मेशन उसमें बहुत हाई होता हो, ऐसी फिशेस को चूज़ करेंगे फॉर प्रिपरेशन ऑफ ग्लैंड सस्पेंसन के लिए। फॉर द कलेक्शन ऑफ ग्लैंड रूफ बोन ऑफ स्कल आर रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ अ शार्प नाइफ एंड ब्रेन इज एक्सपोज्ड। एंड यहाँ पर इस ग्लैंड को हम कलेक्ट करेंगे बिफोर मंथ ऑफ मानसून। मीन्स यहाँ पर मानसून के मंथ के पहले ही हम यहाँ पर उस राइप ग्रेविड फिश से पिट्यूटरी ग्लैंड को हम यहाँ पर कलेक्ट कर लेंगे। एंड फॉर द कलेक्शन ऑफ द ग्लैंड रूफ बोन ऑफ स्कल आर रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ अ शार्प नाइफ एंड ब्रेन इज एक्सपोज्ड। डैट मीन्स पिट्यूटरी ग्लैंड को कलेक्ट करने के लिए जो फिश का रूफ बोन है स्कल का उसको रिमूव करेंगे शार्प नाइफ की हेल्प से एंड जिससे जो ब्रेन है ये एक्सपोज्ड हो जाएगा। नाउ दी इंटायर ब्रेन इज लिफ्टेड अप बाय डिटैचिंग दी ऑल्फैक्टरी एंड ऑप्टिक नर्व। एंड अब इंटायर ब्रेन को लिफ्ट करेंगे बाय डिटैचिंग मीन्स अलग करके ऑल्फैक्टरी एंड ऑप्टिक नर्व को उससे अलग करेंगे ब्रेन से। व्हेन पिट्यूटरी ग्लैंड इज एक्सपोज्ड it is carefully picked up and preserved in absolute alcohol within amber color vials। मीन्स हमने यहाँ पर क्या किया था कि जो फिश है, फिश की जो रूफ बोन है, स्कल का जो रूफ बोन है उसको हमने रिमूव किया विद द हेल्प ऑफ शार्प नाइफ्स एंड उससे जो ब्रेन हुआ, ब्रेन हमें एक्सपोज हुआ मीन्स ब्रेन दिखा। एंड अभी जो इंटायर ब्रेन है उसको लिफ्ट करेंगे और वहाँ पर जो ऑल फैक्ट्री एंड ऑप्टिक नर्व है फिश का उसको ब्रेन से डिटैच कर लेंगे, उसको अलग कर लेंगे। एंड यहाँ पर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ब्रेन के वेंट्रल साइड के ब्रेन के ऑप्टिक कियास्मा के पास में है। तो जब हमें वो पिट्यूटरी ग्लैंड एक्सपोज होती है मीन्स उसमें दिखाई दे रही है तो उसको हम केयरफुली पिक्ड कर लेंगे मीन्स उसको ले लेंगे एंड उसको एब्सोल्यूट अल्कोहल में प्रिजर्व कर लेंगे विद इन एम्बर कलर वायल्स। वायल्स मीन्स छोटी छोटी शीशियाँ एंड यहाँ पर एम्बर कलर मीन्स थोड़ी सी रेडिश कलर की जो वायल्स हैं, छोटी छोटी शीशियाँ हैं, उसमें हम ये एब्सोल्यूट अल्कोहल को रखेंगे एंड एब्सोल्यूट अल्कोहल में फिर उसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड को डालकर उसको यहाँ पर प्रिजर्व कर लेंगे। दीज वायल्स आर केप्ट इन रेफ्रिजरेटर और डेसिकेटर एट लो टेम्परेचर। एंड इस वायल्स को हम रेफ्रिजरेटर या फिर डेसिकेटर जिसमें मॉइस्चर को रिमूव नहीं होने देता उसमें हम लो टेम्परेचर में उस वायल्स को रख देंगे। द एल्कोहल शुड बी फ्रिक्वेंटली चेंज वंस अ डे। एंड या जो वायल्स है, वायल्स में जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड को रखा गया है एब्सोल्यूट अल्कोहल में उसको प्रिजर्व करके उसको जिसमें एब्सोल्यूट अल्कोहल वायल्स में है उसको वंस अ डे मीन्स एक बार दिन में उसको चेंज करना है इस अल्कोहल को, एब्सोल्यूट अल्कोहल को। दी रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ ग्लैंड इज़ टेकन आउट ऑन अ फिल्टर पेपर। एंड जो हमने वायल्स में पिट्यूटरी ग्लैंड को रखा है उससे हम रिक्वायर्ड क्वांटिटी ग्लैंड को टेकन आउट करेंगे on a filter paper. Now it is left to allow the evaporation of alcohol
एंड इसको हम लेफ्ट कर देंगे, जिससे जो एल्कोहल है, एब्सोल्यूट एल्कोहल जिसमें हमने प्रिजर्व किया था पिट्यूटरी ग्लैंड को, वो इवापोरेट हो जाए एल्कोहल। नाउ द ग्लैंड इज़ होमोजिनाइज्ड इन नॉर्मल सलाइन, एंड अभी इसको, इस पिट्यूटरी ग्लैंड को होमोजिनाइज्ड करेंगे नॉर्मल सलाइन में, एंड उसके बाद द होमोजिनाइज्ड ग्लैंड इज देन डाइल्यूट विथ नॉर्मल सलाइन एंड सेंट्रीफ्यूज्ड एट अबाउट 1000 RPM मीन्स रोटेशन पर मिनट फॉर 5 मिनट। डैट मीन्स अभी हम इसको होमोजिनाइज्ड ग्लैंड को डाइल्यूट करेंगे नॉर्मल सलाइन में, एंड उसके बाद इसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन में ले जाएंगे। मीन्स इसको हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे 1000 RPM मीन्स 1000 रोटेशनल पर मिनट में, इसको हम 5 मिनट के लिए इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन में जो सॉलिड पोर्शन होगा वो रेसिड्यू होगा, एंड जो लिक्विड पोर्शन होगा वो सुपरनेटेंट होगा, एंड जो इसमें सॉलिड पोर्शन रेसिड्यू है वो नीचे की तरफ होगा ट्यूब में, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में, एंड जिसमें लिक्विड पोर्शन है वो ऊपर की तरफ मीन्स ट्यूब में अप साइड पे रहेगा, डेट इज सुपरनेटेंट। एंड जिसमें सुपरनेटेंट है वही है इसका पिट्यूटरी स्ट्रैक्ट, एंड इसमें जो सॉलिड पोर्शन रहेगा सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में वो है रेसिड्यू, एंड इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, उसको हम फेंक देंगे। दैट मीन्स द सुपरनेटेंट इज पिट्यूटरी स्ट्रैक्ट, मीन्स सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में जो उसमें लिक्विड पोर्शन है डेट इज सुपरनेटेंट वो है पिट्यूटरी स्ट्रैक्ट, एंड रेसिड्यू इज डिस्कार्डेड ऑफ, एंड जो इसमें रेसिड्यू है सॉलिड पोर्शन उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, उसको हम फेंक देंगे। दी सुपरनेटेंट इज फर्दर डाइल्यूटेड टू गेट डिज़ायर्ड डोज, मीन्स डिज़ायर्ड डोज को पाने के लिए यहाँ पर जो सुपरनेटेंट हैं उनको हम फिर से डाइल्यूट करेंगे। ये था थर्ड स्टेप, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ ग्लैंड सस्पेंशन। डैट मीन्स यहाँ पर जो पिट्यूटरी स्ट्रैक्ट है उसको यहाँ पर प्रिपेयर किया गया। फोर्थ स्टेप ऑफ इंड्यूस्ड ब्रीडिंग, दैट इज टेक्निक ऑफ इंजेक्शन ऑफ पिट्यूटरी स्ट्रैक्ट। डैट मीन्स हमने यहाँ पर इंड्यूस्ड ब्रीडिंग में फर्स्ट स्टेप में ब्रीडर्स को सेलेक्ट किया था, एंड उसके बाद हमने यहाँ पर उस ब्रीडर्स को डिसइंफेक्ट किया, एंड इसके बाद थर्ड स्टेप में किसी दूसरे ब्रीडर से, मीन्स किसी दूसरे ब्रीडर से हमने यहाँ पर पिट्यूटरी स्ट्रैक्ट को प्रिपेयर किया। एंड अभी हम यहाँ पर फोर्थ स्टेप में जो हमने पिट्यूटरी स्ट्रैक्ट को प्रिपेयर किया था उसको अभी हम जो सिलेक्ट किए थे ब्रीडर्स को फॉर स्पॉनिंग, उसमें हम इसको इंजेक्ट कराएंगे। पिट्यूटरी स्ट्रैक्ट को इंजेक्ट करने का भी फिश में एक टेक्निक है, डैट इज द ब्रीडर्स आर काट विद द हेड इन वन हैंड एंड टेल इन अदर हैंड। डैट मीन्स यहाँ पर हम ब्रीडर्स को पकड़ेंगे, मीन्स हमने फर्स्ट स्टेप में जिस ब्रीडर्स को सिलेक्ट किया था फॉर स्पॉनिंग उनको हम पकड़ेंगे, एक हाथ में उनके हम हेड को पकड़ेंगे एंड दूसरे हैंड से हम यहाँ पर उनके टेल को पकड़ेंगे। फर्स्ट टाइम 2 to 3 mg पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट पर kg बॉडी वेट इज इंजेक्टेड इंट्रामस्कुलरी विद द हेल्प ऑफ अ सिरिंज। मीन्स यहाँ पर फर्स्ट टाइम मीन्स पहली बार जो पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट है उसको हम फिश को 2 से 3 mg उसको इंजेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सिरिंज, एंड इसमें 2 to 3 mg पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट पर kg बॉडी वेट इसको हम इंजेक्ट करेंगे फिश में। एंड ये जो इंजेक्ट कर रहे हैं इसको मेल एंड फीमेल फिश को दोनों को इंजेक्ट करेंगे। नाउ द ब्रीदर्स आर रिलीज्ड इनटू ब्रीडिंग पॉन्ड इन मोस्ट ऑफ द स्पीसीज स्पॉनिंग स्टार्ट विथ अ सिंगल डोज। डैट मीन्स ब्रीदर्स को इंजेक्ट करने के बाद इसको अभी हम ब्रीडिंग पॉन्ड में इसको रिलीज कर देंगे, एंड इसमें मोस्ट ऑफ द स्पीसीज मीन्स इसमें बहुत सारी स्पीसीज होंगे जिसमें स्पॉनिंग स्टार्ट हो जाएगी सिंगल डोज में, बट इन सम स्पीसीज अ सेकेंड डोज। लेकिन कुछ ऐसी स्पीसीज होंगी जिसमें स्पॉनिंग फर्स्ट डोज में स्टार्ट नहीं होती है, उनको सेकेंड थर्ड डोज देने की रिक्वायरमेंट होती है। बट इन सम स्पीसीज अ सेकेंड डोज डैट इज 5 to 8 mg पर kg बॉडी वेट इन फीमेल एंड 2 to 3 mg पर kg बॉडी वेट इन मेल इज़ गिवन आफ्टर 5 to 6 आवर्स ऑफ फर्स्ट डोज। मीन्स सेकेंड डोज में हम यहाँ पर जो फीमेल फिश होगी उसको हम 5 to 8 mg पर kg बॉडी वेट का डोज देंगे, बट यहाँ पर जो मेल फिश होगा उसको हम 2 to 3 mg पर kg बॉडी वेट का डोज देंगे आफ्टर 5 to 6 आवर्स ऑफ फर्स्ट डोज। मीन्स यहाँ पर फर्स्ट डोज के 5-6 घंटे बाद सेकेंड डोज को अप्लाई करेंगे, एंड आफ्टर 24 आवर ऑफ इंजेक्शन द मेल एंड फीमेल बिकम एक्साइटेड। मीन्स 24 आवर्स के बाद क्या होगा कि जो मेल एंड फीमेल फिश हैं ये एक्साइटेड होंगे, चेज विद ईच अदर, एंड ये चेज करेंगे एक दूसरे को, एंड स्पॉनिंग स्टार्ट। एंड स्पॉनिंग मीन्स यहाँ पर फिर एक का रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा
Later on, breeders are removed and fertilized eggs are collected with the help of benzoyl and transferred into hatcheries, that is hatching pond. एंड स्पॉनिंग के बाद मीन्स सब एक रिलीज हो गया, उसके बाद यहाँ से ब्रीदर्स को रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद जो फर्टिलाइज्ड एग है इसको बेंजीजॉल की हेल्प से यहाँ पर इस पॉन्ड से मीन्स ब्रीदिंग पॉन्ड से एग को ट्रांसफ़र कर लेंगे हैचरीज में, डेट इज हैचिंग पॉन्ड। एंड यहाँ पर यह इमेज है कि किस तरीके से पिट्यूटरी स्ट्रैट को इंजेक्ट करते हैं फिशेस के अंदर। फर्स्ट में यहाँ पर ब्रीदर्स को सिलेक्ट किए थे एंड यहाँ पर फिश का एक हैंड से हेड का पोर्शन पकड़े हैं एंड दूसरे से टेल का पोर्शन पकड़े हैं एंड इसको इंजेक्ट कर लिए विद द हेल्प ऑफ सिरिंज। एंड एग्ज़ाम में जैसे कि क्वेश्चन आता है बेंजीजॉल के ऊपर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, तो इसका ये डिफिनीशन है, डैट इज पहले तो ये इसका इमेज है। डिफिनीशन ऑफ बेंजीजॉल, डैट इज बेंजीजॉल इज अ स्पॉन कलेक्टिंग नेट मेड अप ऑफ क्लोज्ड मेश क्लॉथ। मीन्स बेंजीजॉल एक स्पॉन कलेक्टिंग नेट है, मीन्स एक को कलेक्ट करने वाला नेट है एंड ये बना होता है क्लोज्ड मेश क्लॉथ की हेल्प से। इट इज फनल शेप्ड स्ट्रक्चर एंड यह फनल शेप्ड स्ट्रक्चर का होता है एंड ओपनड एट बोथ द एंड्स। मीन्स ये ऊपर की साइड मीन्स एंटीरियर एंड पोस्टीरियर साइड पर ये ओपन होता है दोनों एंड्स पर। एट इट्स पोस्टीरियर एंड अ रेक्टेंगुलर पीस इज अटैच्ड नोन एज गमछा। यहाँ पर इसका रेक्टेंगुलर पीस में अटैच्ड होता है गमछा जिसे बोलते हैं। इट इज फिक्स टू पोल्स विथ माउथ फेसिंग दी करंट। एंड ये जो बेंजीजॉल का जो ये पोर्सन है गमछा वाला, इसको माउथ फेसिंग वाटर मीन्स इसको यहाँ पर जो वाटर बॉडीज़ है, वाटर बॉडीज़ का जो करंट है जहाँ पर एक है उसकी तरफ इस गमछा जैसे स्ट्रक्चर को उसको फिक्स्ड किया जाता है। दी एक्स विथ करंट पासेस थ्रू माउथ एंड कलेक्टेड इन दी नेट। एंड यहाँ पर वाटर के करंट के साथ साथ जब एग्स मूव करेंगे तो इसमें जो एग्स हैं वो यहाँ पर इस बेंजीजॉल स्ट्रक्चर का जो माउथ पोर्शन है वहाँ से एंट्री कर लेंगे एंड इस तरीके से नेट में कलेक्ट हो जाएंगे। एंड यह स्ट्रक्चर है बेंजीजॉल का जिसमें ये इंटीरियर साइड है एंड ये पोस्टीरियर साइड है एंड पोस्टीरियर साइड में ये कपड़ा लगा है जिसको बोलेंगे गमछा। एंड ये वाटर की तरफ, वाटर करंट की तरफ फेस करेगा एंड जब इसमें एग आएगा विद द हेल्प ऑफ करंट ऑफ वाटर तो एग इसमें एंट्री कर लेगा नेट में। तो इस तरीके से यहाँ पर एग को कलेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बेंजीजॉल। इसमें अभी तक ब्रीदिंग में हमने स्टडी किया नेचुरल ब्रीडिंग एंड इसके बाद इसमें हमने स्टडी किया था डैट इज इंड्यूस्ड ब्रीडिंग। एंड एग्ज़ाम में जब यहाँ पर मैनेजमेंट ऑफ फिश कल्चर के बारे में पूछा जाएगा तब इसमें हमें यहाँ पर सिर्फ इंड्यूस्ड ब्रीडिंग का सिर्फ डिफिनीशन लिखकर दूसरे पॉइंट में चले जाना है। एंड जब एग्ज़ाम में इंड्यूस्ड ब्रीडिंग या फिर हाइपोफाइसेशन का पूरा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में सिर्फ इसको पूछा जाएगा तब हमें इसको पूरा एक्सप्लेन करके बताना है। इसमें हमें ये सारे पॉइंट्स को लिखना है, इसका डिफिनीशन एंड इसके बाद सिलेक्शन ऑफ ब्रीदर्स एंड डिसइंफेक्शन ऑफ ब्रीदर्स एंड इसके बाद थर्ड इवेंट दैट इज प्रिपरेशन ऑफ ग्लैंड सस्पेंशन एंड इसके बाद टेक्निक ऑफ इंजेक्शन ऑफ पिट्यूटरी स्ट्रैक्ट। हमें इसको पूरा यहाँ तक एक्सप्लेन करना है। बट अगर एग्ज़ाम में मैनेजमेंट ऑफ फिश कल्चर पूछा जाएगा तो हमें सिर्फ इसमें इंड्यूस्ड ब्रीडिंग को एक्सप्लेन करना है। एंड इसके बाद इसमें जो मैनेजमेंट ऑफ फिश कल्चर में फर्स्ट पॉइंट था ब्रीडिंग एंड इसके बाद जो सेकंड पॉइंट रहेगा हैचिंग, तो इसके बाद हमें इसको स्टडी करना है। नेक्स्ट डैट इज हैचिंग। हैचिंग मीन्स एक हैच होगा एंड हैच होकर जिससे यंग वंस निकलेगा उसको बोलेंगे फ्राई या फिर हैचलिंग्स। देयर आर 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैचरीज आर यूज्ड इन पिसीकल्चर प्रैक्टिसेस। यहाँ पर पिसीकल्चर प्रैक्टिसेस में 2 डिफरेंट काइंड्स के हैचरीज का यूज किया जाता है। फर्स्ट डैट इज हैचिंग पिट्स और पॉन्ड्स, जिसको हैचिंग पिट्स या पॉन्ड्स बोलेंगे। दीज आर स्मॉल साइज्ड पॉन्ड्स लोकेटेड ऑन फिश फार्म एंड यूज्ड फॉर हैचिंग ऑफ एग्स। Generally, hatching pits are unsuitable for hatching due to the sudden change in water quality, temperature and entry of predator. That means यह जो हैचिंग पिट्स है या पॉन्ड्स है ये फिश फॉर्म में लोकेट किया जाएगा जो कि स्मॉल साइज्ड पॉन्ड होगा एंड इसमें एक की हैचिंग होगी। मीन्स ये यूज किया जाता है एक की हैचिंग के लिए। जनरली हैचिंग पिट्स आर अनसुटेबल फॉर हैचिंग ड्यू टू सडन चेंज इन वाटर क्वालिटी, टेम्परेचर एंड एंट्री ऑफ प्रीडेटर। एंड यहाँ पर जनरली मीन्स सामान्य तौर पर यहाँ पर जो हैचिंग पिट होता है वो अनसुटेबल मीन्स वो सेफ़ नहीं होता है फॉर हैचिंग, क्योंकि यहाँ पर वाटर की क्वालिटी सडन मीन्स अचानक से चेंज हो सकती है,
टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है, एंड एंट्री ऑफ प्रीडेटर, दैट मीन्स यहाँ पर कोई भी शिकारी आ सकता है, मीन्स कोई भी शिकारी आकर यहाँ पर उस एग को खा सकता है। तो यह सेफ नहीं है, इसलिए बहुत लोग क्या करते हैं कि हैचिंग हप्पा का यूज करते हैं। हैचिंग हप्पा, दीज आर रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ क्लॉथ। यह एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है जो क्लॉथ की हेल्प से बनेगा। अबाउट 3 फीट लेंथ होगा इसका, 1.5 इसका विड्थ है, एंड 1 इसका हाइट है, 1 फीट, सपोर्टेड बाय बम्बू पोल यूजुअली फिक्स्ड इन दी नेचुरल वाटर बॉडी और हैचिंग पॉन्ड्स। मीन्स ये क्या होता है कि हैचिंग हप्पा यह वहाँ पर लोकेट होगा जहाँ पर नेचुरल वाटर बॉडी है, या फिर हैचिंग पॉन्ड्स के ऊपर यह स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं हैचिंग हप्पा वहाँ पर लोकेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बम्बू पोल, जिसको यूजुअली फिक्स किया जाएगा नेचुरल वाटर बॉडीज़ में या फिर हैचिंग पॉन्ड्स में। यह स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, यह स्ट्रक्चर हैचिंग हप्पा का, ये हैचिंग हप्पा का स्ट्रक्चर जिसको यहाँ पर पोल की हेल्प से वाटर बॉडीज़ में सपोर्ट किया गया है। एंड यहाँ पर जो वाटर बॉडीज़ होती हैं या तो वो हैचिंग पॉन्ड हो सकता है, या फिर यहाँ पर वाटर बॉडीज़, नेचुरल वाटर बॉडीज़ का यूज किया जाता है, जिसमें यहाँ पर एक को, ये जो क्लॉथ है, क्लॉथ के ऊपर एक को रखते हैं, एंड इसमें जो वाटर आते रहते हैं तो वाटर की हेल्प से यहाँ पर वो सर्वाइव करते हैं। हैचिंग अकर्स विद इन 2 to 15 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मीन्स फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पर हैचिंग होगी 2 से 15 घंटे बाद। एंड यंग वंस कम आउट आर नोन एज फ्राई और हैचलिंग्स। एंड जब एक फूटेगा, मीन्स जब अंडा हैच होगा तो उसके बाद जो उससे यंग वंस निकलता है, यंग जो उससे निकलता है उसको बोलेंगे फ्राई या फिर हैचलिंग्स। दी फिश फ्राई आर केप्ट फॉर 36 to 48 आवर्स इन दी हप्पा और हैचरीज। मीन्स जब एक फूटा तो उससे जो फ्राई निकला, हैचलिंग निकला, उसको 36 to 48 आवर्स तक उसको हप्पा या फिर हैचरीज में ऐसे ही केप्ट करे रहेंगे। एंड उसके बाद देयर आफ्टर केयरफुली ट्रांसफ़र इनटू नर्सरी पॉन्ड। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट पॉन्ड है जिसको बोलते हैं नर्सरी पॉन्ड, उसमें हम इस फ्राइज़ को ट्रांसफ़र कर लेंगे। नेक्स्ट डैट इज नर्सरी पॉन्ड एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्राई। डैट मीन्स जो नेक्स्ट पॉन्ड है हैचिंग पॉन्ड के बाद वो है नर्सरी पॉन्ड, जिसमें यहाँ पर फ्राई को रखेंगे। एंड फ्राई इसमें क्या होगा, डेवलपमेंट होगा फिंगर लिम्स में। दी नर्सरी पॉन्ड्स आर यूजुअली रेक्टेंगुलर इन शेप। एंड जो नर्सरी पॉन्ड्स होता है ये कॉमन रूप में रेक्टेंगुलर शेप में होता है। एंड डेप्थ इज अबाउट 1 मीटर। एंड नर्सरी पॉन्ड का जो हाइट है, मीन्स इसकी जो गहराई है 1 मीटर तक होगा। एंड इट मेजर्स अबाउट 50 into 25 to 30 into 40 फीट इन साइज। एंड इसका जो लेंथ एंड विड्थ है ये 50 into 25 हो सकता है फीट का, एंड 30 फीट into 40 फीट इन साइज। दी नर्सरी पॉन्ड शुड बी वेल मेंटेन बिफोर दी ट्रांसफ़र ऑफ फ्राई। डैट मीन्स हैचिंग के बाद जो फ्राई रिलीज हो रहा है उसको यहाँ पर नर्सरी पॉन्ड में ट्रांसफ़र करने से पहले जो नर्सरी पॉन्ड है इसको यहाँ पर वेल मेंटेन करना नेसेसरी है। एंड दी मेंटेनेंस इंक्लूडेड क्लियरेंस ऑफ वीड्स। मीन्स जो अननेसेसरी ग्रासेस हैं जिसको बोलते हैं वीड्स, उसको यहाँ पर क्लियर करें। एंड रिमूवल ऑफ अनडिज़ायर्ड फिशेस। एंड जो अनडिज़ायर्ड फिशेस हैं उनको यहाँ से रिमूव कर लें। एंड अदर एक्वाटिक एनिमल्स उनको भी रिमूव कर लें। एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ पॉन्ड बाय यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर एज वेल एज इनऑर्गेनिक मैन्योर फॉर ग्रोथ ऑफ प्लैंकटन। एंड यहाँ पर मैन्योर का यूज करें जिसकी हेल्प से यहाँ पर पॉन्ड की फर्टिलिटी इंक्रीज हो विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर एंड इनऑर्गेनिक मैन्योर फॉर ग्रोथ ऑफ प्लैंकटन। The nursery remains free from thermal stratification and usually have temperature between 25 to 30 डिग्री सेल्सियस during rearing season. That means क्या होता है कि जो पॉन्ड्स होते हैं, पॉन्ड्स में टेम्परेचर की बहुत सारी लेयर्स फॉर्म हो जाती है। बहुत लेयर्स को बोलते हैं स्ट्रेटा। एंड जब स्ट्रेटा फॉर्म हो जाता है उसको बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। यहाँ पर इसका मीनिंग ये है कि जो पॉन्ड्स है, मीन्स जो नर्सरी पॉन्ड है वो फ्री रहे, उसमें डिफरेंट टाइप के जो टेम्परेचर की लेयर्स फॉर्म ना हो। एंड यहाँ पर जो पॉन्ड है उसका टेम्परेचर मेंटेन्ड हो 25 to 30 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग रियरिंग सीजन। इन नर्सरी दी अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर फूड इन सफिशियंट क्वांटिटी एंड सुटेबल टेम्परेचर ऑफ वाटर लीड्स डेवलपमेंट ऑफ फ्राई अप टू एन इंच विद इन 50 days एंड कॉल्ड फिंगर लिम्स। डैट मीन्स जिसमें नर्सरी पॉन्ड है उसमें प्रॉपर अवेलेबल हो फूड, एंड इसमें जो
फूड हो, प्रॉपर क्वांटिटी में हो, एंड इसमें जो टेम्परेचर है वो प्रॉपर टेम्परेचर हो, मीन्स सूटेबल टेम्परेचर हो, एंड जो लीड करेगा 15 डेज़ में जो इसमें फ्राई में 1 इंच उसमें इंक्रीज होगा। अगर ये सभी कंडीशन यहाँ पर प्रॉपर है तो जिसमें फ्राई है नर्सरी पॉन्ड में उसका साइज इंक्रीज होगा एंड इंच विद इन 15 डेज़, एंड इसको कहेंगे हम फिंगर लिम्स। एंड इसके बाद नर्सरी पॉन्ड के बाद इसमें नेक्स्ट स्टेप है डैट इज रियरिंग ऑफ फिंगर लिम्स। डैट मीन्स फॉर गुड हेल्थ एंड ग्रोथ ऑफ फिंगर लिम्स they are transferred from nursery pond to rearing pond, which are about 50 into 50 into 10 feet in size, fertilized, clear, free from predators and suitable for growth of finger limbs. That means जो इसमें फिंगर लिम्स का फॉर्मेशन हुआ नर्सरी पॉन्ड में उसको अच्छी हेल्थ के लिए, उसके ग्रोथ के लिए इसको अभी ट्रांसफ़र कर लेंगे नर्सरी पॉन्ड से रियरिंग पॉन्ड में। एंड यहाँ पर रियरिंग पॉन्ड की साइज है 50 फीट इन लेंथ, 50 फीट इन विथ एंड 10 फीट इन हाइट, एंड फर्टिलाइज्ड होना चाहिए पॉन्ड, एंड क्लियर्ड होना चाहिए फ्री फ्रॉम प्रीडेटर्स, मीन्स जो शिकारी हैं जो इसको खा सकती हैं फिंगर लिम्स को वो इसमें ना हो, एंड सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ फिंगर लिम्स। हियर दी फिंगर लिम्स आर केप्ट फॉर अबाउट 4 to 6 मंथ्स। यहाँ पर जो फिंगर लिम्स हैं उनको 4 से 6 महीने के लिए यहाँ पर रखा जाएगा, ड्यूरिंग विच दे अटेन अ लेंथ ऑफ अबाउट 20 सेंटीमीटर एंड ट्रांसफ़र इनटू स्टॉकिंग पॉन्ड। एंड जब इसको 4 से 6 महीने तक यहाँ पर इसको केप्ट किया गया एंड उसके बाद ये 20 सेंटीमीटर इनका लेंथ हो जाएगा, इनकी लंबाई हो जाएगी, एंड इसके बाद जब ये 20 सेंटीमीटर लेंथ में आ गए हैं देन इसको हम स्टॉकिंग पॉन्ड, जो बड़ा सा पॉन्ड होता है स्टॉकिंग पॉन्ड, उसमें हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। नेक्स्ट डैट इज स्टॉकिंग पॉन्ड एंड फिश। द स्टॉकिंग पॉन्ड इज़ द लार्जेस्ट टैंक ऑफ द फिश फॉर्म about an acre in area and 1 to 2 meter in depth. That means जो स्टॉकिंग पॉन्ड होता है वो बहुत बड़ा पॉन्ड होता है, that means largest tank, and स्टॉकिंग पॉन्ड का एरिया होता है 1 एकड़ एंड इसका जो डेप्थ होगा मीन्स इसकी गहराई होगी 1 to 2 मीटर। दी स्टॉकिंग पॉन्ड शुड बी प्रॉपर मैन्योरिंग एंड मेंटेन बिफोर ट्रांसफ़र ऑफ फिश। मीन्स जो स्टॉकिंग पॉन्ड है वो प्रॉपर मैन्योर उसमें होना चाहिए एंड उसमें जो फिश को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसके पहले हमें इस स्टॉकिंग पॉन्ड को अच्छे से मेंटेन करना होगा। अ प्लेंटी ऑफ फूड इज़ नीडेड इन दीज पॉन्ड्स। इसमें बहुत सारे अमाउंट में फूड की नीड होगी इस पॉन्ड में। सो आर्टिफिशियल फूड लाइक, तो इसमें हम आर्टिफिशियल फूड का भी यूज करेंगे फॉर ग्रोथ ऑफ फिश लाइक पाउडर्ड राइस, ऑयल केक, कोकोनट, ग्राउंडनट एंड काउडन एक्सेट्रा आर प्रोवाइडेड टू दी फिंगर लिम्स। तो ये जो फिंगर लिम्स हैं जो भी इस स्टॉकिंग पॉन्ड में प्रेजेंट हैं, जो 20 मीटर लेंथ अटेंड कर लिए थे, तो उनको हम ये सभी आर्टिफिशियल फूड प्रोवाइड कराएंगे जिससे वो प्रॉपर ग्रोथ कर पाए। नाउ दी फिंगर लिम्स आर ग्रो फास्ट एंड वेरी सून अटेन मैक्सिमम लेंथ एंड वेट। एंड जो अभी ये फिंगर लिम्स हैं ये अभी और ज़्यादा ग्रो करेंगी फास्ट में एंड ये मैक्सिमम लेंथ अटेंड करेंगी एंड वेट अटेंड करेंगी। The fully grown fishes are now ready for marketing. एंड ये फिशेस जब इनकी पूरी तरीके से इनकी ग्रोथ हो जाएगी तब ये रेडी हो जाएंगी फॉर मार्केटिंग। अभी इनको हम मार्केट में ले जाकर इनको सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट डैट इज हार्वेस्टिंग। दी वेल ग्रोन फिशेस आर कैप्चर्ड फ्रॉम दी पॉन्ड्स विद दी हेल्प ऑफ क्राफ्ट्स, डैट मीन्स बोट, गियर्स, डैट मीन्स हुक्स, नेट, ट्रैप्स एक्सेट्रा। डैट मीन्स जो पूरी तरीके से फिशेस ग्रोन हो गई हैं उनको हम कैप्चर करेंगे, उनको हम पकड़ेंगे। क्राफ्ट्स एंड गियर्स की हेल्प से हम इस फुली ग्रोन फिशेस को पकड़ेंगे, कैप्चर करेंगे। दी कैप्चर्ड फिशेस आर ट्रांसफर्ड इनटू स्मॉल मार्केटिंग पॉन्ड एंड एज पॉसिबल एज मार्केट सुटेबली। यहाँ पर ARER नहीं होगा, यहाँ पर OR होगा, डैट इज़ और, या फिर प्रिजर्व्ड। डैट मीन्स यहाँ पर हमने जो फिशेस को कैप्चर किया इसको हम हो सके तो जल्दी से जल्दी इसको हम सेल कर दें या फिर इसको हम प्रिजर्व करेंगे आइस में जिससे कि ये स्पॉइलेज ना हो पाए। तो ये था हमारा लास्ट स्टेप इन मैनेजिंग ऑफ फिश कल्चर, डैट इज हार्वेस्टिंग। एंड पीसी कल्चर के नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ फिशेस एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फिशेस, डिटेल में स्टडी करेंगे। एंड हमने इस वीडियो में
डिस्कस किया राइट एंड अकाउंट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फिश कल्चर प्रोग्राम, हमने इनके बारे में डिस्कस किया। एंड राइट नोट ऑन फिश फार्मिंग इन इंडिया, इनके बारे में डिस्कस किया। एंड गिव अकाउंट ऑन इंड्यूस्ड ब्रीडिंग दैट इज हाइपोफाइसेशन इन फिश। एंड एग्जाम में जब इंड्यूस्ड ब्रीडिंग या फिर हाइपोफाइसेशन करके क्वेश्चन आएगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, तभी हमको इंड्यूस्ड ब्रीडिंग को पूरा एक्सप्लेन करके लिखना है। बट अगर क्वेश्चन आ रहा है मैनेजमेंट ऑफ फिश कल्चर प्रोग्राम, तो हमें उसको सिर्फ उसमें इंड्यूस्ड ब्रीडिंग का डिफिनीशन लिखना है। एंड उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में दैट इज हमें उसमें हैचिंग के स्टेप में चले जाना है। तो हमें वहाँ पर पूरा एक्सप्लेन करने का नीड नहीं है मैनेजमेंट ऑफ फिश कल्चर में। जब क्वेश्चन आए हाइपोफाइसेशन या फिर इंड्यूस्ड ब्रीडिंग, तभी हमें उसको वहाँ पर पूरा एक्सप्लेन करके वहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट हमने स्टडी किया डैट इज शॉर्ट नोट ऑन पेंचिजॉल, हमने इनके बारे में स्टडी किया। एंड पीसी कल्चर के नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गिव एन अकाउंट ऑन प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ फिश, मीन्स हम फिश को किस तरीके से प्रिजर्व करते हैं, उनकी प्रोसेसिंग कैसे करते हैं। एंड गिव एन अकाउंट ऑन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फिश, एंड जो फिश होते हैं इनका आर्थिक महत्व क्या है, हम इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। एंड अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल and share this video in your friend circle, and thanks for watching this video.